आज हम करेंगे अपठित गद्यांश। ठीक है। जो ये अपठित बोध होता है, अनसीन पैसेज, जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है अनसीन पैसेज, है ना। अपठित, अपठित इसका मतलब क्या है? अपठित, आ का मतलब होता है बिना, के बिना। पठित का मतलब पढ़ना। तो पढ़े बिना, जो हमने पढ़ा ही नहीं है उसका बोध। ठीक है। अनसीन, जो आपने देखा नहीं है। अपठित, जो आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। ठीक है, उसके बारे में आपको जानना। ठीक है। अपठित गद्यांश वह गद्यांश जिसे आपके द्वारा पहले न पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है। जो आपके द्वारा आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है उसको हम अपठित गद्यांश कहते हैं। इसे पढ़कर पहले आप इसका अर्थ समझते हैं और उसके बाद आप इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसमें होता क्या है, जो भी आपको अनुच्छेद दिया गया है, पैसेज मतलब अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको आप पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, किसके बारे में दिया गया है ये जानते हैं, और उसके बाद जो उस पर आधारित प्रश्न दिए होते हैं उसके आप आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है, ठीक ऐसा ही किसमें होता है? अपठित पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश दो चीजें होती हैं। अब मुझे कौन बताएगा गद्यांश में क्या होता है और पद्यांश में क्या होता है? गद्यांश में क्या होता है, किसी को पता है? लक्ष्मी। गद्यांश एक पैराग्राफ होता है मैम, वो बाद में मैम जो हमने कभी पढ़ा नहीं है पाठ का भाग होता है, एक चैप्टर का भाग होता है, और जो पद्यांश होता है वो एक कविता का भाग होता है। किसका भाग होता है? कविता का। ठीक है। तो जो हम पाठ का अंश पढ़ते हैं, पाठ का भाग होता है, उसको हम गद्यांश कहते हैं, और जो कविता का होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पद्यांश। ठीक है। अपठित गद्यांश के उत्तर देने के लिए जरूरी बातें, जब हम इनका उत्तर देते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है? अपठित गद्यांश के उत्तर देते समय प्रश्नों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मीन्स जिस वे से, जिस तरह से प्रश्न दिया गया है आप उसी के अनुसार उत्तर लिखेंगे। जैसे आप एक प्रश्न दिया है, इस कविता के कवि का नाम बताओ, तो आप उसको उसी के अनुसार लिखेंगे, इस कविता के कवि का नाम डैश है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप। एज इट इज, मतलब इसमें से जैसे आपने कोई प्रश्न का उत्तर देखा उसमें और वैसे का वैसा ही उतार दिया, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। उसको थोड़ा सा चेंज करके अपनी 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 भाषा में भी उसको लिखना है। ठीक है। गद्यांश में से पूरा का पूरा उत्तर हूबहू उतार देने पर एक अच्छा उत्तर नहीं बन पाता है। जैसे ही हम गद्यांश में देखा कि उसका उत्तर ये है, तो वो उसका उत्तर पूरा तरीके से ठीक नहीं बन पाता है। ठीक है। कैसे लिखें एक अच्छा उत्तर? उदाहरण, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? ऐसे प्रश्न में हमारी भाषा प्रश्न के अनुसार तभी मानी जाएगी जब हम उत्तर इस प्रकार दें कि भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि, या फिर कारण पहले लिखने के बाद अंत में लिख दें, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है। या तो हम कैसे लिखते हैं, हम जैसे हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि, फिर इसका उत्तर लिख दिया, या फिर पहले उत्तर लिख के फिर हमने लिख दिया इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस तरह से हम लिख देते हैं, है ना। अपठित गद्यांश में हर प्रश्न का उत्तर लिखने के उपरांत एक या दो पंक्ति अवश्य छोड़ दें। ऐसा करने से प्रस्तुतिकरण बहुत प्रभावी लगता है। ठीक है। क्योंकि, नहीं, इसलिए, है, कि आदि शब्दों की वर्तनी और सही प्रयोग आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग कई बार किया जाता है और इनकी गलत वर्तनी का परीक्षक पर खराब असर पड़ता है। ठीक है। जो भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको सही जगह पर उनका प्रयोग करें।
गद्यांश का शीर्षक सहज, सरल व मूल भाव से जुड़ा होना चाहिए। मूल भाव मतलब जिस आधार पर अनुच्छेद या कविता, गद्यांश या पद्यांश जो भी दिया गया है, मूल भाव मतलब जिस आधार पर दिया गया है वही हमारा शीर्षक होना चाहिए। और शीर्षक ये नहीं है कि शीर्षक एक पंक्ति का नहीं होता है, 2 से 3 शब्दों का होता है बस, ठीक है। ये नहीं है कि शीर्षक मतलब टाइटल, टाइटल क्या होता है, 1 या 2 शब्द का होता है, ऐसे पंक्ति का टाइटल होता है, पंक्ति का टाइटल नहीं होता है। 1 या 2 शब्द में आपको बताना है कि ये किसके ऊपर दिया गया है, ठीक है। मान लो कि गद्यांश में अनुशासन की बात कही गई है, तो हमारा शीर्षक क्या होगा, अनुशासन का महत्व, है ना। इससे आपका शीर्षक गलत नहीं होगा। हमें गद्यांश को समझते समय बहुत अधिक जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, जितना समय इसके लिए उचित हो उतना समय इसे जरूर देना चाहिए। गद्यांश पढ़ने से पहले हम सभी प्रश्नों को पढ़ लें, ताकि जब हम गद्यांश पढ़े तो उनके उत्तर हमें मिलने में आसानी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, बाल श्रम एक सामाजिक कलंक है, अभिशाप है, ठीक है। यह बचपन को निगल जाता है, इसमें एक बार फंसकर वह जीवन में कभी विकास नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये बाल श्रम के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे आते हैं, इसमें 1 अंक वाले प्रश्न होते हैं, जो कि आपको उसका उत्तर एक ही पंक्ति में देना होता है। बाल श्रम को गद्यांश में क्या कहा गया है, तो हमने ऊपर पहली पंक्ति में पढ़ा, बाल श्रम एक सामाजिक कलंक और अभिशाप है। आप फिर यहाँ से ऐसा का ऐसा नहीं उतारेंगे, आप क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, बाल श्रम को गद्यांश में क्या कहा गया है, सामाजिक कलंक और अभिशाप कहा गया है। इस तरह से प्रश्न के अनुसार आप इस उत्तर को लिखोगे, ठीक है। छोटू जैसा नाम बच्चे से क्या छीन लेता है, छोटू जैसा नाम बच्चे से उसका असली नाम और वजूद छीन लेता है। जैसे हम घर में बोलते हैं ना, नाम हमारा कुछ और होता है, लेकिन हम घर में जैसे छोटू बोल देते हैं या प्यार से कुछ और निकनेम रख देते हैं, तो उनसे क्या होता है कि हमारा जो रियल नेम है वो हमारा छिप जाता है। फिर हमें कोई मतलब जैसे हम देखते भी हैं कि हमारा असली नाम जैसे विद्यालय में कुछ और होता है, लेकिन अगर हम घर पे किसी को बताएं तो हमारे जो रिलेटिव हैं या जो भी हमारे आसपास रहते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इसका असली नाम क्या है। होता है ना, कई बार आपके साथ कभी तो हुआ होगा ऐसा किसी बच्चे के साथ। यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। बाल मजदूर कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, बाल मजदूर घरों, ढाबों, दुकानों, भट्टों, कारखानों तथा पटाखे बनाने की फैक्ट्री आदि में दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से प्रश्न दिया गया है आप उत्तर को भी उसी तरह से लिखेंगे। आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा का ऐसा ही नहीं उतारना है, आपको प्रश्न के अनुसार उसको ढालकर लिखना है। गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हमने बाल श्रम के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर बाल मजदूरी लिखा है, आप बाल श्रम भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी ठीक है। बाल श्रम एक अभिशाप, ठीक है। और फिर आते हैं दो अंक वाले प्रश्न। इनका उत्तर हमें 2 से 3 पंक्तियों में देना होता है। 2 अंक वाले, बाल श्रम को समाज का कलंक क्यों कहा गया है, आप उसमें से पंक्तियां छांटेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं, फिर आप उसको कैसे लिखेंगे, बाल श्रम को समाज का कलंक इसलिए कहा गया है, क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया है क्योंकि से फिर आप पैराग्राफ में से, अनुच्छेद में से, गद्यांश में से छांट कर उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर व्याकरणिक प्रश्न आते हैं। ये तो 1 अंक वाले, 2 अंक वाले हो गए। और जो व्याकरणिक प्रश्न होते हैं ये आपके बौद्धिक विकास के लिए होते हैं। ये क्या होता है कि इनका गद्यांश में से कोई शब्द दे दिया तो ये आपको अपनी समझ से करने होते हैं। इनका उत्तर आपको गद्यांश या पद्यांश में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया है, सामाजिक शब्द से प्रत्यय तथा विकास शब्द से उपसर्ग चुनकर लिखिए, ठीक है। इसका उत्तर आपको अनुच्छेद में नहीं मिलेगा, तो ये आपको अपनी समझ से करना है। जैसे आप व्याकरण में पढ़ते हैं प्रत्यय क्या होते हैं, पढ़ा है आपने, तो उसी के अनुसार आप यहाँ से, सामाजिक में क्या प्रत्यय लगा है, प्रत्यय क्या होते हैं,
जो बाद में लगते हैं। तो सामाजिक, इसमें इक प्रत्यय लगा है। क्या प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। और विकास में उपसर्ग, उपसर्ग जो पहले लगते हैं, तो इसमें विकास में उपसर्ग क्या है? वि उपसर्ग है। तो ये आपको अपनी समझ से करने होते हैं। ठीक है। यस मैम। जंक फूड पर किया गया शोध यह बताता है कि, यहां से फिर आप लिखेंगे कि जंक फूड के अधिक सेवन से बुद्धि का विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है। हमें समय रहते कौन सी बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए? हमें समय रहते, यहां से लिखेंगे, हमें समय रहते इस बात को समझ लेना चाहिए कि अपने परंपरागत पौष्टिक भोजन द्वारा ही हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। ठीक है। आप ख का उत्तर यहां से लिख सकते हैं। पुष्ट में इक प्रत्यय जोड़कर बना शब्द गद्यांश से छांटकर लिखिए। पुष्ट में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? और वो अनुच्छेद में दिया गया है, गद्यांश में दिया गया है। क्या शब्द बनेगा? पौष्टिक। वेरी गुड। कौन सा शब्द बनेगा? पौष्टिक। वेरी गुड। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश के लिए क्या बनेगा? पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन। हाँ, पौष्टिक भोजन। भोजन। यस। पौष्टिक भोजन। ठीक है। ये तो हो गए आपके एक अंक वाले, एक पंक्ति में। आप तो आप इसका तो आंसर ऐसे लिख देंगे। ठीक है। और इसका भी आंसर ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब 2 अंक वाले में आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी होती है। पौष्टिक भोजन क्यों आवश्यक होता है? ठीक है। आप पौष्टिक भोजन जीवन के हाँ, पौष्टिक भोजन क्यों आवश्यक होता है? तो पौष्टिक भोजन इसलिए आवश्यक होता है जीवन के लिए, या पौष्टिक भोजन जीवन के लिए आवश्यक होता है क्योंकि पौष्टिक भोजन का संबंध केवल जीभ और पेट से न होकर संपूर्ण शरीर व स्वास्थ्य से होता है। ठीक है। अपने थोड़ा सा अपनी भाषा में उसको ढालकर लिखना है। ठीक है। उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। ऐसे आप उसको ढालकर लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही नीचे दिए गए हैं 2 प्रश्न और। ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है कि आदमी जंक फूड को नहीं बल्कि जंक फूड आदमी को खा रहा है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि, आप यहां से लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या होता है जंक फूड में? क्या होता है जंक फूड में? प्रयोग मैदा, केमिकल्स व चिकनाई पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालते हैं और इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप यहां से लिख सकते हैं, पहले कुछ प्रश्न से और कुछ वहां से देखकर आपका उत्तर एकदम सही बनेगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये? ठीक है। इसी तरह जैसे पहले अनुच्छेद में मैंने समझाया, इसी तरह आप भी यहाँ पर इनका आंसर देंगे, 1 अंक वाले और 2 अंक वाले। ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में करना है सभी बच्चों को, व्याकरण। ठीक। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे आपको पता है औपचारिक पत्र होते क्या हैं? कौन से पत्र होते हैं औपचारिक पत्र? जो किसी नेता या मैम किसी बड़े ऑफिशियल लेटर जो होते हैं आपके, ठीक है, जो किसी ऑफिस के अधिकारी को, मतलब दफ्तर में, ऑफिस में, स्कूल के प्रधानाचार्य जी को, किसी कार्यकर्ता को, किसी नगर निगम अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को, मतलब किसी भी अधिकारी को या प्रधानाचार्य जी को हम पत्र लिखते हैं, वे कौन से पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर। ठीक है। यहाँ पर हमें एक पत्र लिखना है, स्कूल बस में होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए यहाँ पर ये काट देना है, बस स्कूल के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, प्रधानाचार्य जी, फिर यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर फिर एड्रेस डालेंगे। ठीक है। और उसके नीचे दिनांक डाल देना। ठीक है। फिर विषय डालते हैं। ठीक है।
उसके बाद आपका ये संवाद लेखन। अध्यापक जी और गृह कार्य न करके लाए छात्र की बातचीत। ठीक है, आप ऊपर हेडिंग डाल लेंगे संवाद लेखन, और इसको आप अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, अध्यापक, और जो ये आप लिखते हैं ना, ये पता है आपको कहाँ लिखना है? जैसे आपकी नोटबुक होती है, एक लाइन बनी होती है ना, जिधर आप प्रश्न लिखते हो उधर नहीं लिखना है, इसको लाइन से आगे लिखना है। रेड लाइन है ना, ये रेड या ब्लैक लाइन जो होती है उसके आगे से लिखना है इसको, अध्यापक और फिर ये डैश लगा के। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ये आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में करना है। ठीक है, सभी बच्चों को आया समझ में? यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। ओके बेटा।